हेलो दोस्तों, स्वागत आप सभी का मेरे YouTube चैनल द संजय में। मैं संजय आप सभी अपने YouTube परिवार के साथियों का तहे दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों, बाल विकास के सीटेट की वो सीरीज चल रही पेडागोजी की, उसमें मैं आपको 10 वीडियो शूट कर चुका हूं। आज जो हम नेक्स्ट वीडियो शूट करेंगे वो पाठ्यक्रम से संबंधित होगी। पाठ्यक्रम किसे कहते हैं, पाठ्य सहगामी क्रिया किसे कहते हैं और पाठ्यचर्या किसे कहते हैं, इस वाली वीडियो में देखेंगे। पाठ्यक्रम का शब्द अर्थ देखेंगे और पाठ्यक्रम की एक परिभाषा आती है कनिंघम की, उसको देखेंगे। और पाठ्यक्रम के आधार पाठ्यक्रम का प्रकार देखेंगे। वीडियो में अंत तक बने रहना और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन ऑल को प्रेस करना। सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों पाठ्यक्रम के शाब्दिक अर्थ की। अब दोस्तों इसको इंग्लिश में बोला जाता है करिकुलम। इसकी उत्पत्ति दोस्तों लैटिन भाषा के क्यूरेर शब्द से हुई है, जिसका अर्थ है दोस्तों दौड़ का मैदान। जिसका अर्थ क्या है दोस्तों, दौड़ का मैदान। अब ये वाला जो शाब्दिक अर्थ मैंने आपको लिखा है, ये लिखा है दोस्तों पाश्चात्य संदर्भ में। पाश्चात्य संदर्भ का मतलब होता है दोस्तों विदेशी भाषा में, यानी प्राचीन काल में जो हुआ करता था। लेकिन अगर वर्तमान की बात करें वर्तमान में पाठ्यक्रम के द्वारा एक व्यक्ति अपने लक्ष्य या उद्देश्य को प्राप्त करता है। अगर प्राचीन काल में देखा जाए या पाषाण संदर्भ में देखा जाए तो करिकुलम को लैटिन भाषा के क्यूरेस में, जिसका था दौड़ का मैदान, यानी जिस पर व्यक्ति दौड़ कर यानी अपने पथ पर चलकर उद्देश्य को प्राप्त करता है। वर्तमान में देखा जाए तो वर्तमान पाठ्यक्रम का द्वारा एक व्यक्ति अपने लक्ष्य उद्देश्य को प्राप्त करता है। अब यहां पर दो चीज और बात आती है दोस्तों। एक तो सबसे पहले मैं आपको इसकी परिभाषा बता देता हूं, फिर उसके बाद दो चीज और बताता हूं। परिभाषा में सबसे पहले दोस्तों हम पढ़ेंगे कनिंघम की, जो वेरी वेरी इंपोर्टेंट है। इन्होंने कहा पाठ्यक्रम शिक्षक के हाथ में एक ऐसा साधन है जिसे वह अपने छात्र को अपने उद्देश्य के अनुसार विद्यालय में कोई भी रूप दे सकता है। वेरी वेरी इंपोर्टेंट यूपिटेट सीटेट सुपरटेट के लिए, ये ध्यान रखिएगा। दूसरे की बात करें हम दोस्तों तो एक आती है फ्रोवेल की। इन्होंने कहा पाठ्यक्रम को संपूर्ण मानव जाति के ज्ञान एवं अनुभव का
सार समझना चाहिए। तीसरी जो आती है दोस्तों, वो आती है मुनरो की। पाठ्यक्रम में वे सभी अनुभव निहित हैं जिनको विद्यालय द्वारा शिक्षा के उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए प्रयोग में लाया जाता है। एक लास्ट और है हमारी ब्रूवेकर। पाठ्यक्रम एक ऐसा क्रम है जो किसी छात्र को गंतव्य तक पहुंचने में मदद करता है। अब समझना, ये पूरा जो मैंने डिफाइन किया है वो पाठ्यक्रम है, यानी पाठ्यक्रम को इंग्लिश में करिकुलम बोलते हैं। करिकुलम लैटिन भाषा के क्यूरियस शब्द से बना है, जिसका अर्थ मैंने दौड़ का मैदान लिखा है। अगर वो वर्तमान में पूछे तो वर्तमान में पाठ्यक्रम दोस्तों वो होता है जिस पर एक व्यक्ति चलकर अपने लक्ष्य उद्देश्य को प्राप्त करता है। अब यहाँ पर मैंने कनिंघम की पाठ्यक्रम परिभाषा लिखी है। पाठ्यक्रम शिक्षक के हाथ में एक ऐसा साधन है जो विद्यालय द्वारा शिक्षा के उद्देश्यों की मतलब वो करता है। फ्रॉबेल की और इनकी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट डेफिनेशन जो मानी जाती है दोस्तों, एक तो कनिंघम की मानी जाती है और एक फ्रॉबेल की मानी जाती है। फ्रॉबेल ने कहा कि पाठ्यक्रम को संपूर्ण माना जाता है ज्ञान एवं अनुभव का सार। सार का मीन्स होता है दोस्तों निष्कर्ष। अगर आपको समझ में आ रहा हो कि सार क्या होता है, तो सार का मीन्स होता है निष्कर्ष, यानी निचोड़ पूरा समझ में आना चाहिए कि हम अपनी लाइफ में करना क्या चाहते हैं। मुनरो ने कहा पाठ्यक्रम में वे सभी अनुभव निहित हैं जिनको विद्यालय द्वारा शिक्षा के उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए प्रयोग में लाता है। अब एक क्वेश्चन पुटअप आपके दिमाग में ये हो रहा होगा कि सर गंतव्य क्या होता है? तो गंतव्य वो होता है जिसको हम लक्ष्य या उद्देश्य बोल सकते हैं, जिसको व्यक्ति प्राप्त करना चाहता है या जहां पर पहुंचना चाहता है वो एक गंतव्य लक्ष्य कहलाता है। लेकिन सबसे बड़ी बात तो यहां पर हो रही है दोस्तों कि पाठ्य सहगामी क्रिया किसे कहते हैं? नोट डाल के यहां पर देखेंगे। समझना, पहले मैं लिख रहा हूं पाठ्य सहगामी क्रियाएं वे होती हैं जो विद्यालय से संबंधित विद्यालय के अंदर व विद्यालय के बाहर होती है।
जैसे एनसीसी, एनएसएस, स्काउट गाइड, कैंप। पाठ्यसेगामी क्रिया कौन सी होती है? वो क्रियाएं जो विद्यालय के अंदर भी होती है, जैसे नाटक करवा लिया, कोई खेल करवा लिया, कोई प्रतियोगिता करवा ली, और कुछ पाठ्यसेगामी क्रिया विद्यालय के बाहर भी होती है लेकिन संबंधित विद्यालय के उद्देश्य से होंगे, वो क्या कहलाएंगे? हमारी पाठ्यसेगामी क्रिया कहलाएंगे। अब उसके बाद दूसरा हम देखेंगे दोस्तों, एक होता पाठ्यचर्या, जिसको दोस्तों बोलते हैं हम सिलेबस। पाठ्यचर्या यानी सिलेबस वो होता है जो हमें डेली पढ़ना होता है, समझेंगे? जो पाठ्यक्रम का एक विशिष्ट अंग होता है, जो किसी विशिष्ट उद्देश्य को प्राप्त करने में सहायक होता है। देखो समझना, मैं आपको पूरा समझा रहा हूं। करिकुलम क्या होता है? करिकुलम ऑल ओवर होता है, यानी जीवन के जो प्रत्येक पहलू पर होता है वो हमारा क्या कहलाता है? पाठ्यक्रम कहलाता है। लेकिन पाठ्यसेगामी क्रिया क्या होती है? पाठ्यसेगामी क्रिया वो क्रिया होती है जो विद्यालय से संबंधित और पाठ्यक्रम से संबंधित होती है, लेकिन विद्यालय के अंदर भी होती है और विद्यालय के बाहर भी होती हैं। उनको क्या नाम दिया? पाठ्यसेगामी क्रिया। लेकिन पाठ्यचर्या क्या होती है? पाठ्यचर्या वो होती है जो हमें फिक्स कर दिया है कि आपको इतना सिलेबस पढ़ना ही पढ़ना है। अगर मान लेते हैं हम सीटेट का एग्जाम दे रहे हैं, समझना, अब सीटेट के एग्जाम में साइकोलॉजी जो आ रही है वो 30 नंबर की आ रही है। अब ये जो 30 नंबर की साइकोलॉजी आ रही है, तो इसका मतलब ये नहीं कि साइकोलॉजी का जो करिकुलम है वो 30 नंबर का ही है। मान लेते हैं ये साइकोलॉजी का करिकुलम है 100%। कितना परसेंट है? 100%। ये क्या है? हमारा करिकुलम। अब ये 100 नंबर का 100% करिकुलम है, इसमें से ये छोटा सा जो भाग है, ये 30 नंबर का जो सीटेट में ले लिया है, इसको क्या बोलते हैं? हम पाठ्यचर्या बोलते हैं, जिसको डेली हमें पढ़ना है। मतलब ये होता है कि ये जो ऑल ओवर है 100%, ये हमारा क्या है? पाठ्यक्रम है। अब इसमें से जो हमने 30 नंबर का ये छोटा सा भाग ले लिया है, इसको क्या बोलते हैं हम? पाठ्यचर्या यानी सिलेबस, जो हमें डेली पढ़ना है। और इसके द्वारा हमें किसकी प्राप्ति होगी? कि किसी विशिष्ट उद्देश्य, इसका मतलब हमें सीटेट की जो प्राप्ति होगी वो क्या कहलाएगा? हमारा पाठ्यचर्या। अब पाठ्यसेगामी क्रिया क्या होती है? पाठ्यसेगामी क्रिया व्यक्ति में एक सामाजिक भावना का विकास करती है, उससे एक दूसरे के साथ रहने के लिए प्रेरित करती हैं, जो विद्यालय के अंदर भी होती है और कुछ क्रिया विद्यालय के बाहर जो होती है, को करिकुलम एक्टिविटी जिनको बोलते हैं, जिसके द्वारा एक बालक में सामूहिकता, सामयिकता की भावना का विकास किया जाता है, वो क्या कहलाती है? पाठ्यसेगामी क्रिया। तीनों के लिए क्लियर है? अगर वो आपसे पूछे पाठ्यक्रम क्या होता है, तो ऑल ओवर जो होता है हमारा वो पाठ्यक्रम होता है, और उसमें से किसी विशिष्ट उद्देश्य की प्राप्ति करवानी हो तो वो क्या होता है? पाठ्यचर्या होती है। और जो विद्यालय के अंदर भी होती है, विद्यालय के बाहर भी होती है, वो क्या कहलाती है? हमारी पाठ्यसेगामी क्रिया होती है। आपको समझ में क्लियर है? नोट कर दो, साफ कर दो। ये तुम्हारे साथ वाले आज फिर भी ना आए हैं? अब उसके बाद दोस्तों आते हैं पाठ्यक्रम के सिद्धांत।
अब पाठ्यक्रम के सिद्धांत में दोस्तों सबसे पहला पढ़ेंगे हम जीवन तैयारी का सिद्धांत। दूसरा पढ़ेंगे दोस्तों हम निरंतरता का सिद्धांत। तीसरा पढ़ेंगे हम दोस्तों लचीलापन का सिद्धांत। नेक्स्ट दोस्तों पढ़ेंगे हम समन्वय का सिद्धांत। नेक्स्ट पढ़ेंगे दोस्तों हम अवकाश के सदुपयोग का सिद्धांत। नेक्स्ट पढ़ेंगे सर्वांगीण विकास का सिद्धांत। नेक्स्ट पढ़ेंगे दोस्तों रुचि और अभिप्रेरणा का सिद्धांत। नेक्स्ट पढ़ेंगे दोस्तों व्यावसायिकता का सिद्धांत। और लास्ट में एक और लिख देते हम सामाजिकता का सिद्धांत। यानी सिद्धांत तो बहुत है पाठ्यक्रम बनाते समय, लेकिन मैंने वो पॉइंट लिख दिए जो इंपॉर्टेंट है। अब उसके बाद एक और चीज लिखते हैं, पाठ्यक्रम निर्माण के आधार। हेडिंग लिखेंगे हम, हेडिंग आएगी पाठ्यक्रम निर्माण के आधार। तो दोस्तों इसको लिखने 3। सीटेट में कई बार पूछा गया है, इसका जब भी आंसर लगाना आपको सभी वाला लगाना है। अगर आपसे पूछे पाठ्यक्रम निर्माण के आधार कितने, तो 3 लगाने हैं आपको। पहला लिखेंगे हम दार्शनिक आधार। और दार्शनिक आधार में कौन कौन से आते हैं दोस्तों, वो हम थोड़ा इधर देखेंगे। एक आएगा आदर्शवाद, एक आएगा प्रकृतिवाद, एक आएगा यथार्थवाद, एक आएगा प्रयोजनवाद और एक आएगा अस्तित्ववाद। क्लियर है। अब उसके बाद दोस्तों दूसरा आता है हमारा मनोवैज्ञानिक आधार। अब इसमें दोस्तों हम कौन कौन से रखेंगे, इसमें पहला रखेंगे दोस्तों बालक, दूसरा शिक्षण विधि, शिक्षण पद्धति, बाल केंद्रित शिक्षा। उसके बाद दोस्तों हम जो तीसरा लेंगे वो होगा सामाजिक आधार।
सामाजिक आधार में दोस्तों हम कौन कौन से लिखेंगे? पहला समाज, दूसरा समुदाय, समाजीकरण, स्तरीकरण, गतिशीलता। अब समझे इसका क्वेश्चन क्या होता है। देखो सबसे पहले हम पढ़ते हैं पाठ्यक्रम निर्माण के सिद्धांत या पाठ्यक्रम के सिद्धांत। तो मैंने पहले लिखा है जीवन तैयारी का सिद्धांत। जीवन तैयारी का सिद्धांत क्या कहलाता है दोस्तों? कि पाठ्यक्रम में वो विषय भी रखे जाएं जो एक छात्र को जीवन तैयार करने के लिए प्रेरित करें। जैसे अभी आप सीटेट पढ़ रहे हैं तो सीटेट के बाद आप सुपरटेट देंगे, केवीएस देंगे, एनवीएस देंगे, नवोदय कोई भी एग्जाम देंगे, तो वो सब्जेक्ट ही तो पढ़ाए जा रहे हैं जिससे आपका जीवन तैयार हो सके। ऐसा तो नहीं कि सीटेट पास करने के बाद इंजीनियर बन जाए तो इंजीनियर वाले सब्जेक्ट यहाँ पर नहीं पढ़ाए जा रहे। यानी पाठ्यक्रम में हम वो सब्जेक्ट पढ़ते हैं जिसके द्वारा हमें जीवन तैयार कर सके। निरंतरता का सिद्धांत मैं आपको ये बता रहा हूँ, पाठ्यक्रम जीवन के प्रत्येक पहलू पर होता है। खाना खाने का भी पाठ्यक्रम होता है, खाना बनाने का भी पाठ्यक्रम होता है, किसी को मारने का भी पाठ्यक्रम होता है, किसी की तैयारी का भी पाठ्यक्रम होता है। यानी जीवन के जो प्रत्येक पहलू पर होता है वो हमारा निरंतरता का सिद्धांत कहलाता है। लचीलापन का सिद्धांत, देखो पाठ्यक्रम में लचीलापन आना बहुत जरूरी है। मान लेते हैं हमने आज कोई पाठ्यक्रम ऐसा बनाया, अब वो पाठ्यक्रम बनाने के बाद और वो पाठ्यक्रम बनाने के बाद बच्चों के मार्क्स कम आ रहे हैं और बच्चे फेल हो रहे हैं, तो इसका मतलब पाठ्यक्रम कठोर बन गया। तो फिर उसमें लचीलापन करके थोड़ा इजी पाठ्यक्रम बनाना होता है, वो क्या कहलाता है? लचीलापन का सिद्धांत। समन्वय का सिद्धांत ये कहलाता है कि बालक के अनुभव भी उसमें रखे जाए, बालक के मातृभाषा भी रखी जाए, बालक का घर का वातावरण भी जो रखा जाए, वो कौन सा कहलाता है? हमारा समन्वय का सिद्धांत कहलाता है। अवकाश के सदुपयोग का सिद्धांत क्या कहलाता है दोस्तों? लेकिन अवकाश के सदुपयोग का सिद्धांत क्या कहलाता है? कि उस पाठ्यक्रम में वो सब्जेक्ट भी रखे जाएं दोस्तों जो एक व्यक्ति को पाठ्यक्रम से संबंधित भी उसमें रखाए जाए। अब एक बालक को हमने छुट्टी दे दी, छुट्टी देने के बाद उसे होमवर्क इतना दे दिया कि बालक को अवकाश का पता ही नहीं चला छुट्टी कब हुई, तो उसमें वो सब्जेक्ट भी रखे जाएं जो बालक छुट्टियों का भी आनंद ले सके और अपना होमवर्क भी पूरा कर सके। सर्वांगीण विकास का सिद्धांत, व्यक्ति के 4 पक्ष होते हैं, शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और संवेगात्मक। यानी सर्वांगीण विकास का सिद्धांत ये कहलाता है व्यक्ति के 4 पक्ष, शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक और सामाजिक। यानी वो सब्जेक्ट भी होनी चाहिए जो एक व्यक्ति में 4 पक्षों का भी विकास करके, वो सर्वांगीण विकास का सिद्धांत कहलाता है। रुचि और प्रेरणा का सिद्धांत ये कहलाता है कि वो सब्जेक्ट भी रखे जाए जो बच्चा इंटरेस्ट लेते हुए पढ़े और उसमें प्रोत्साहित भी हो सके। व्यावसायिकता का सिद्धांत, अब रटने पर भी बल को सब्जेक्ट नहीं दे देना चाहिए, कुछ बच्चे को बालक को समझाने का भी बल देना चाहिए कि भाई आप ये काम करो, ये काम नहीं, ये काम करो। सामाजिकता का सिद्धांत, अब एक बालक में व्यक्तिगत भावना का विकास नहीं करना, कुछ विषय ऐसे भी रखे जाने चाहिए जो सामाजिकता का विकास करे। इसी को ध्यान में रखकर हमने दल किया है कि पाठ्यक्रम निर्माण बनाते समय या पाठ्यक्रम को बनाते समय एक व्यक्ति को 3 तत्वों को ध्यान में रखना होता है। पहला होता है हमारा दार्शनिक आधार, दूसरा होता है मनोवैज्ञानिक आधार और तीसरा होता है सामाजिक आधार। दार्शनिक आधार का मतलब होता है, देखो ये दृश्य धातु से बना है जिसका अर्थ होता है देखना। अब बात यहाँ पर ये होती है कि भाई पाठ्यक्रम बनाना किस क्षेत्र में है, उसको कौन सा आधार दिया जाएगा? मतलब दार्शनिक आधार। मान लेते हैं हम पाठ्यक्रम बनाना चाहते हैं कि जनसंख्या वृद्धि पर या स्त्री शिक्षा पर, क्योंकि फिलहाल में देखा जाए तो स्त्री शिक्षा की बहुत दयनीय स्थिति है। तो हम ये चाहते हैं कि स्त्री शिक्षा से संबंधित कोई ऐसा पाठ्यक्रम बनाया जाए जिससे बालकों को स्त्री शिक्षा के बारे में अवगत कराया जाए। तो हमने जो पहला दार्शनिक देखा वो हमने पॉइंट रखा कि स्त्री शिक्षा पर हमें पाठ्यक्रम बनाना। किस पर बनाना? स्त्री शिक्षा पर हमें पाठ्यक्रम बनाना है जिससे एक बालक को स्त्री शिक्षा के बारे में हम अवगत करा सकें कि जो अभी रेप हो रहे हैं, बलात्कार हो रहे हैं, उनको छेड़छाड़ हो रही है, उनको बारे में बताया जाएगा। अगर हम किसी से छेड़खानी करते हैं, किसी से रेप या बलात्कार होता है तो उसकी क्या स्थिति बन जाती है, वो जीवन जीने लायक नहीं होती। इसको ध्यान में रख के हमने पहले बनाया दार्शनिक आधार में कि हमें स्त्री शिक्षा पर पाठ्यक्रम बनाना। अब उसके बाद पाठ्यक्रम बनाया, कौन कौन से विषय क्या क्या रखा जाएगा, क्या होगा, उसके बाद फिर हम आते हैं मनोवैज्ञानिक आधार पर। अब पाठ्यक्रम बनाते समय स्त्री शिक्षा के बारे में हमें यह ध्यान रखना है कि कितने वर्ष से हमें क्लास में लागू करना है, 6 क्लास से लागू करना है या 9th क्लास से ध्यान में रखना है। अगर हम ये कहेंगे 6 क्लास से बच्चे को लागू करना है तो 6 क्लास में बच्चा थोड़ा बहुत समझदार हो जाता है। अगर प्राइमरी से, तो प्राइमरी तो उसे यही नहीं पता होता क्या है, तो हमने सोचा क्यों ना हम 8th क्लास से लागू कर दें या 9th क्लास से लागू कर दें। ये सब किस में होगा?
मनोविज्ञान में कौन कौन से पॉइंट रखे जाए, कौन कौन से पॉइंट नहीं रखे जाए, कौन कौन सी विधि अपनाई जाए। यानी जब हम स्त्री शिक्षा के बारे में पाठ्यक्रम बनाने के बाद जिसको ध्यान में रखेंगे, कौन कौन सी विधि होगी, कौन कौन सा क्या होगा, वो कौन सा होगा, मनोवैज्ञानिक आधार पर। उसके बाद फिर हमें उसको लागू करना है सामाजिक आधार में। अब लागू करने के लिए हमने ये देखा कि सबसे ज़्यादा दयनीय स्थिति उत्तर प्रदेश में हो रही है, कि बिहार में हो रही है, कि कर्नाटक में हो रही है, कि उत्तराखंड में हो रही है। ये हमारा सब किस में होगा, ये बोला। अब क्वेश्चन कैसे पुटअप होगा, या तो वो ये पूछेगा पाठ्यक्रम निर्माण के आधार कितने दोस्तों, तो 3 बताने, तो ए ऑप्शन, बी ऑप्शन और सी ऑप्शन और डी ऑप्शन सभी होगा, आपको सभी लगा देना। या वो ये पूछेगा जब एक अध्यापक पाठ्यक्रम का निर्माण करते समय अपने पाठ्यक्रम में बालक को ध्यान में रखकर पाठ्यक्रम निर्माण करना चाहता है, तो वो किस आधार को वरीयता दे रहा है, मनोवैज्ञानिक आधार का। जब एक अध्यापक पाठ्यक्रम का निर्माण करते समय अपने पाठ्यक्रम में आदर्शवाद, प्रकृतिवाद, यथार्थवाद, प्रयोजनवाद पर वरीयता दे रहा है, तो किसका आधार कर रहा है। जब एक अध्यापक पाठ्यक्रम का निर्माण करते समय किसी समाज को ध्यान में रखकर पाठ्यक्रम का निर्माण करता है, तो किस आधार को वरीयता दे रहा है, सामाजिक आधार को वरीयता। क्लियर। अब आपसे ये पूछेगा पाठ्यक्रम निर्माण के आधार कितने, 3, दार्शनिक, मनोवैज्ञानिक, सामाजिक, तीनों लगाने। सामाजिक में कौन, समाज, समुदाय, स्थल, सामाजिक, गतिशील। मनोवैज्ञानिक बालक, शिक्षण विधि, शिक्षण पद्धति, बाल केंद्र शिक्षा। दार्शनिक आधार आदर्शवाद, प्रकृतिवाद, प्रयोजनवाद, ये वाली बात होगी। क्लियर। आप इसको नोट कर लीजिए। नोट कर लिया। अब चलते आगे, पाठ्यक्रम के प्रकार। अब पाठ्यक्रम कितने प्रकार का होता है दोस्तों, यहां से क्वेश्चन हर बार पुटअप हो रहा है सीटेट में, 100% इंपोर्टेंट लिख लेना आपको। पाठ्यक्रम के प्रकार, अब पाठ्यक्रम के प्रकार में सबसे पहले दोस्तों हम पढ़ेंगे विषय केंद्रित पाठ्यक्रम। और इसके जनक है दोस्तों CBSE। उसके बाद दोस्तों दूसरा पढ़ेंगे हम बाल केंद्रित पाठ्यक्रम। अब दोस्तों इसके जनक की बात करेंगे हम, तो आपसे 2 पूछेगा, विश्व में पूछे तो आपको बताने दोस्तों जॉन ड्यूवी। अगर दोस्तों भारत में पूछे तो आपको बताने गिज्जू भाई, और गिज्जू भाई सीटेट में मोस्टली इंपोर्टेंट है। अब देखो जॉन ड्यूवी ने एक तो लैब विद्यालय की स्थापना की, और दूसरी बात इनको प्रगतिशील शिक्षा का जनक भी कहा जाता है। अब नेक्स्ट पढ़ेंगे हम दोस्तों व्यावसायिक पाठ्यक्रम। इसके जनक अगर देखा जाए तो 2 माने जाते हैं, एक तो गांधी जी माने जाते हैं और दूसरा माने जाते हैं कोठारी आयोग। और कोठारी आयोग कब आया था, 1964 और 66। 1964 और 66। तीसरा जो दोस्तों हम देखेंगे वो देखेंगे हस्तशिल्प पाठ्यक्रम। हस्तशिल्प पाठ्यक्रम। उसके बाद दोस्तों हम देखेंगे क्रिया प्रधान पाठ्यक्रम। अब हस्तशिल्प पाठ्यक्रम के जो जनक है दोस्तों वो आपको लगाने हैं महात्मा गांधी, लेकिन क्रिया प्रधान पाठ्यक्रम के दोस्तों अगर आपसे जनक पूछे तो आपको विश्व में लगाने हैं
जॉन डीवी और भारत में लगाने हैं गिज्जू भाई। क्लियर है? अब उसके बाद हम देखेंगे नेक्स्ट कोर पाठ्यक्रम। जिसको हम CORE बोल सकते हैं। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट तो यही है। अब आपसे दोस्तों ये पूछेगा कि कोर पाठ्यक्रम के जनक कौन है, तो आपको बताना है दोस्तों USA। अब आपसे ये पूछेगा कोर पाठ्यक्रम होता क्या है, तो आपको बताना है इस पाठ्यक्रम में सामाजिक व प्रजातांत्रिक विषयों को रखा जाता है। अब समझना होता क्या पाठ्यक्रम के प्रकार। मैंने बताया आपको विषय केंद्रित पाठ्यक्रम। विषय केंद्रित पाठ्यक्रम वो होता है जिसमें जबरदस्ती आपको पढ़ना ही पढ़ना है, जैसे हिटलर का अनुशासन होता है, जैसे CBSE होता है। CBSE क्लास 1 से बच्चे को इतना सारा बोझ रख देता है किताबों का कि बच्चे ऐसे चलता है, लेकिन डेली उसे इतना होमवर्क करना ही पड़ता है। वो कौन सा पाठ्यक्रम होता है? देखो अब आपको एक बात तो समझा रहा हूं। इस विषय केंद्रित पाठ्यक्रम को दूर करने के लिए एक यशपाल समिति आई थी। यशपाल समिति आई थी 2009 और इसने कहा था कि शिक्षा बिना बोझ के, या फिर आपको यह बताना है बस्ते का भार कम करना, यानी CBSE जो होता है वो सबसे ज्यादा जो बल दे रहा है दोस्तों, वो दे रहा है किताबों पर, विषय पर बल दे रहा है। कुछ भी हो जाए बच्चे को बस रटवा दो। लेकिन इसी को ध्यान में रखकर यशपाल समिति आई। यशपाल समिति आपसे पूछे कौन सी सन में आई, तो आपको बताना 2009 में। लेकिन इसके 2 स्टेटमेंट हैं कि शिक्षा बिना बोझ की होनी चाहिए या बस्ते का भार कम करना हो, तो कौन सा यशपाल समिति लेके शिक्षा बिना बोझ की। बाल केंद्रित पाठ्यक्रम क्या होता है कि ऐसा पाठ्यक्रम जिसमें एक छात्र की रुचि आवश्यकताओं ध्यान में रखकर उसके हिसाब से पाठ्यक्रम का निर्माण किया जाए। इसके जनक आपसे पूछेगा विश्व में, तो विश्व में जॉन डीवी होता नहीं। लेकिन जॉन डीवी ने 2 महान कार्य और किए। अगर आपसे ये पूछे दोस्तों, सीटेट में कई बार पूछा गया है कि लैब विद्यालय की स्थापना किसने की, तो जॉन डीवी ने। अगर आपसे ये पूछे प्रगतिशील शिक्षा के जनक कौन है, तो आपको बताना है जॉन डीवी। यानी जॉन डीवी के 2 महान कार्य, लैब विद्यालय और प्रगतिशील शिक्षा की स्थापना करना। भारत में पूछे तो भारत में बाल केंद्रित शिक्षा के जनक गिज्जू भाई हैं। व्यावसायिक पाठ्यक्रम के जनक अगर पहले पूछे तो गांधी जी। लेकिन आपसे एक क्वेश्चन ये पूछिए कि स्वतंत्र भारत में सबसे ज्यादा बल व्यावसायिक शिक्षा पर किसने दिया है, तो दोस्तों आपको बताना कोठारी आयोग। इसके मैं लिख दे रहा हूं यहां पर नोट डाल के। स्वतंत्र भारत में सबसे पहले व्यावसायिक शिक्षा पर बल कोठारी आयोग ने दिया। सबसे पहले बल किसने दिया आपसे पूछे तो कोठारी आयोग ने दिया। अब उसके बाद हस्तशिल्प पाठ्यक्रम कोठारी महात्मा गांधी माने जाते हैं। उन्होंने देखा होगा, आपने देखा होगा, कुछ साल पहले प्राथमिक विद्यालय में मिट्टी के खिलौने बनाए जाते थे जो बच्चों को सिखाया जाता है। आपने भी देखा होगा, अभी भी गांव में सिलाई मशीन, कताई बुनाई इनका हो जा रहा है। जो ग्रामीण क्षेत्रों में जो व्यक्ति पढ़ नहीं पाए, जो छात्र छात्राएं पढ़ नहीं पाए, जो छात्राएं गरीब हैं, तो उन्होंने ये बोला था कि बच्चे को शुरू से हम कोई ऐसी क्रिया करना सिखा दें जिससे अपने जीव को उपार्जन कर सके। तो उन्होंने एक सिलाई मशीन की स्टार्ट की, बच्चों को मिट्टी के खिलौने बनाए, जो आज भी ग्रामीण क्षेत्रों में लड़कियों को सिलाई मशीन मिलती है और उनको सिखाने के लिए जाते हैं। तो वो किसकी देन थी हमें बताना है, वो थी हमारे महात्मा गांधी की देन थी।
अगर आपसे ये पूछे क्रिया प्रधान पाठ्यक्रम कौन है, तो क्रिया प्रधान पाठ्यक्रम जॉन डीवे है। तो जॉन डीवे ने ये कहा था सबसे पहले प्रयोजनवाद में, जो मैंने अभी लिखाया था कि बालक को करके सीखने पर बल देना चाहिए, बालक करके सीखेगा तुम्हें पता चल जाएगा। भारत में पूछे तो गिज्जू भाई चल रहा है। कोर पाठ्यक्रम सबसे वेरी इंपॉर्टेंट है। देखो आपसे ये पूछेगा कोर पाठ्यक्रम कहाँ का है, तो आपको बताना यूएसए का पाठ्यक्रम है। अब कोर पाठ्यक्रम होता कौन सा है, तो यूएसए में कोर पाठ्यक्रम उसको माना जाता है जिसमें छात्रों को सामाजिक और प्रजातांत्रिक विषय पढ़े जाते हैं, यानी ऐसे विषय जिसमें छात्र एक दूसरे से मिलकर रहे और फ्रीडम यानी स्वतंत्रता महसूस करो, अपने विचार खुलकर प्रकट कर सके। आपसे ये बात पूछेगा कोर पाठ्यक्रम कौन कौन से विषय, तो आपको दो चीज याद रखनी है, सामाजिक और प्रजातांत्रिक विषयों को। यानी कोर पाठ्यक्रम कहाँ का है, तो आपको बताना यूएसए का। कौन से विषय रखे जाते हैं, सामाजिक और प्रजातांत्रिक विषयों को रखा जाता है। नोट कर लिया अपने, हो गए, आगे चलते हैं। अब उसके बाद दोस्तों आता पाठ्यक्रम निर्माण का क्रम, यानी निर्माण का जब हम पाठ्यक्रम निर्माण करते हैं तो कौन कौन से नियमों का क्रम का प्रयोग करते हैं। देखो सबसे पहले आता है उद्देश्य, अनुदेशन, फिर आएगा प्रारूप, फिर आएगा मूल्यांकन, और फिर उसके बाद आएगा पृष्ठपोषण। क्लियर है। अब उसके बाद हमसे एक और क्वेश्चन पूछेगा, वो पाठ्यक्रम के मानदंड। इसके मानदंड दो हैं हमेशा दोस्तों, आपको याद रखना है। पहला है हमारा मुख्य, दूसरा है गौण। अब दोस्तों मुख्य मानदंड में कौन कौन सी आती है आपको समझना है। एक आता है वैधता और दूसरा आता है महत्व। गौण मानदंड में क्या होता है, एक आता उपयोगिता, दूसरा आएगा अधिगम योग्यता, और तीसरा आएगा दोस्तों सामाजिक तथ्य। अब अगर आपसे ये पूछेगा निम्न में से कौन सा पाठ्यक्रम निर्माण का सही क्रम है, तो सबसे पहले उद्देश्य, अनुदेशन, प्रारूप, मूल्यांकन, पृष्ठपोषण। कैसे, सबसे पहले हमें पता तो होना चाहिए कि उद्देश्य कौन सा हमारा, किस क्षेत्र में पाठ्यक्रम बनाना और बनाने की ऐसी क्या जरूरत पड़ गई। सबसे पहले मेन पॉइंट तो पता होगा कि भैया हमें पाठ्यक्रम उस क्षेत्र में बनाना है, तो हमारा उद्देश्य निर्धारित हो गया कि हमें जनसंख्या वृद्धि के बारे में पाठ्यक्रम बनाना है। अब क्वेश्चन आता है अनुदेशन मीन्स होता है दोस्तों सूचना एकत्र करना। इस मीन्स होता है सूचना एकत्र करना। इसका रूप होता है रूपरेखा। अब हमें यह तो पता हो कि पहले हमने मान लिया कि भैया हमें पाठ्यक्रम जनसंख्या वृद्धि पर बनाना, ये हमारा एक उद्देश्य निर्धारित हो गया। उसके बाद हमें यह तो पता हो कि भाई सूचना एकत्र करनी कि सबसे ज्यादा किस क्षेत्र में वृद्धि हो रही है जनसंख्या की। मान लेते हैं यूपी में हो रही है, कि राजस्थान में हो रही है, कि बिहार में हो रही है, कि पंजाब में हो रही है, हरियाणा में हो रही है, कर्नाटक में हो रही है। यानी उद्देश्य बना लिया कि जनसंख्या वृद्धि पर पाठ्यक्रम बनाना। उसके बाद हमें यह पता लगाना है कि सूचना कलेक्ट करनी है कि भैया कहाँ से हो रहा है। सूचना कलेक्ट करने के बाद
फिर हमें वो पॉइंट रखने रूपरेखा बनाने के पहले कौन सा पॉइंट आएगा, दूसरा कौन सा आएगा, तीसरा कौन सा आएगा, चौथा कौन सा आएगा, या कौन सी क्लास में लागू करना है, ये सब हमें किस में बनाना है, प्रारूप में बताना है। पहले उद्देश्य बनाया, फिर सूचना कलेक्ट करने के बाद फिर हमने प्रारूप फॉर्मेट बना लिया, फिर उसके बाद लागू कर दिया, पेपर छाप दिया, पेपर हो गया। अब जो हमने पाठ्यक्रम बनाया था दोस्तों, समझना, हमने जो पाठ्यक्रम बनाया था वो बनाया था 15 नंबर का। अब 15 नंबर का पाठ्यक्रम यहाँ तक बनने के बाद लागू हो चुका है, पेपर हो चुका है, और मूल्यांकन रिजल्ट आने पर प्रत्येक बालक के पाठ्यक्रम में से 10-15 में से आए 5 नंबर, तो इसका मतलब पाठ्यक्रम कठोर बन गया। भाई फीडबैक तो जब आपके 15 में मूल्यांकन होगा, फीडबैक तो आप ही देंगे हमें कि सब में तो 5 नंबर आए। अगर 15 में से जनसंख्या वृद्धि में प्रत्येक बालक के 5 या 6 नंबर आ रहे हैं, तो इसका मतलब पाठ्यक्रम कठोर बना है, ज्यादा हार्ड बना है, जो मैंने अभी बताया था। फिर उसे लचीलापन, जो मैंने अभी पढ़ाया था जस्ट पहले के लचीलापन का सिद्धांत, तो पाठ्यक्रम हमने से देखा भाई ज्यादा हमने हार्ड बिंदु डाल दें, थोड़ा लो बिंदु डालने, सरल बिंदु डालने, तो फिर हमने दोबारा से फॉर्मेट बनाया और दोबारा से लागू किया, और अब की बार प्रत्येक बालक के 15 में से 10 या 11 नंबर आए, 10 या 11 नंबर जो आएंगे हमारे, तो इसका मतलब पाठ्यक्रम इजी बन गया। जो पाठ्यक्रम पहले हमने उद्देश्य बनाया, फिर सूचना कलेक्ट की, कलेक्ट करने के बाद रूपरेखा बनाई, फिर लागू किया, फिर आपने हमें फीडबैक दी, प्रत्येक बालक के 15 में से 10 या 11 नंबर आ रहे, तो पाठ्यक्रम सही बन गया, लचीलापन है, सरल पाठ्यक्रम है, वो लागू हो गया। दोबारा समझा, जब तक उद्देश्य नहीं होगा तब तक पाठ्यक्रम बनाएंगे। पाठ्यक्रम बनाने का हमें सूचना कलेक्ट करनी पड़ेगी, भैया किस क्षेत्र में पाठ्यक्रम बनाना है, फिर उसका रूपरेखा बनाए, रूपरेखा तुरंत लागू कर देना, और फिर पेपर होने के बाद जब आपका परिणाम आएगा, परिणाम फेल का आया, पास आया, तो पाठ्यक्रम सही बना, अगर फेल का आया तो पाठ्यक्रम कठोर बन गया, उसको थोड़ा चेंज करने की जरूरत है। अब पाठ्यक्रम 2 चीज ध्यान रखना, मानदंड का मीन्स होता है कि इससे हमें क्या अपेक्षा है। अब बात यहां पर मुख्य मानदंड का मतलब ये होता है दोस्तों कि ये तो होनी ही चाहिए। मुख्य मानदंड का मतलब ये होता है दोस्तों कि जो चीज हमने की है वो तो हमें मिलनी ही चाहिए। अब मुख्य मानदंड में क्या है, एक तो उद्देश्य और दूसरा महत्व है। उद्देश्य यानी वैधता संबंध होता है कि जब हम जिस पाठ्यक्रम को जिस उद्देश्य के लिए बना रहे उस उद्देश्य को पूरा करें तो वो पाठ्यक्रम सही है। अब हमने उद्देश्य ये बनाया था कि बालक को जनसंख्या वृद्धि के बारे में अवगत कराना है। अब वो बालक जनसंख्या वृद्धि के बारे में अवगत हो रहा है और प्रत्येक 15 में से 10 या 11 नंबर लेकर रहा है, तो इसका मतलब उसकी वैलिडिटी है, अच्छा है। मैं तो उसको समझ में आना चाहिए, इंपॉर्टेंस उसकी समझ में आनी चाहिए कि मैं जिस पाठ्यक्रम को पढ़ रहा हूँ ये मुझे क्यों दिया जा रहा है, इसको मैं समझने का मेन उद्देश्य मुझे क्यों समझाया जा रहा है, ये उसका उपयोगिता भी होनी चाहिए। ठीक है, लागू कर दें। अधिगम योग्यता, बालक को अधिक तरीके सीखना चाहिए, सामाजिक तत्व इसको समाज में भी लागू करना चाहिए। ये था दोस्तों पाठ्यक्रम। अब पाठ्यक्रम का मूल्यांकन आता है, मैं मूल्यांकन को अलग तरीके से पढ़ाऊंगा। निर्माणात्मक मूल्यांकन होता है, संकलनात्मक मूल्यांकन होता है, नैदानिक मूल्यांकन होता है, उपचारात्मक मूल्यांकन, सीखने के लिए आकलन होता है, सीखने का आकलन, सीखने के समान, विद्यालय आधारित मूल्यांकन, ये सब पाठ्यक्रम के। लेकिन इसको मैं मूल्यांकन टॉपिक से जोड़कर सिखाऊंगा, फिर आपको और ज़्यादा इजी आएगा और उसमें आपको 2 पॉइंट क्लियर मिल जाएंगे। मापन मूल्यांकन अलग पढ़ाऊंगा। ये था दोस्तों पाठ्यक्रम बनाने का। अब पाठ्यक्रम में मैंने आपको पाठ्यक्रम भी पढ़ा दिया, पाठ्यचर्या भी पढ़ा दिया और पाठ्यसहगामी क्रियाएं भी पढ़ा दी हैं। पाठ्यसहगामी क्रिया क्या होती है, विद्यालय के अंदर भी होती है, विद्यालय के बाहर भी होती है। पाठ्यक्रम क्या होता है, जीवन के प्रत्येक पहलू पर जो पाठ्यक्रम होता है, जो निरंतर चलता रहता है वो पाठ्यक्रम। पाठ्यचर्या क्या होती है कि पाठ्यक्रम से जो विशिष्ट उद्देश्य को ध्यान में रखकर जो मुख्य बिंदु लिए गए जो हमें डेली पढ़ने हैं उसको पाठ्यचर्या के नाम से दिया गया है। ये था दोस्तों वीडियो पाठ्यक्रम का, आप इसको नोट कर लीजिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन ऑल को प्रेस करिए, जिससे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। कमेंट भी कर दिया करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।